ब्लैक स्क्रीन आ रही है, आई नो। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हम शुरू करते हैं। अच्छा, फर्स्ट रिब फ्रैक्चर इज एसोसिएटेड विद इंजरी ऑफ। अच्छा, आपको पता है जो फर्स्ट रिब होती है ना, वो आपकी क्लेविकल के पीछे होती है। ठीक है, क्लेविकल, ये सामने क्लेविकल है ना, तो क्लेविकल के पीछे फर्स्ट रिब होती है। तो फर्स्ट रिब का जो फ्रैक्चर है ना, इसका मतलब है पेशेंट को बहुत ही सीवियर इंजरी हुई है। ये बात याद रखिएगा, उसको बहुत ही सीवियर इंजरी हुई है। ठीक है, तो पेशेंट सिक होगा। अगर उसकी फर्स्ट रिब का फ्रैक्चर है ना, तो इसका मतलब है कि पेशेंट सिक होगा काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो फर्स्ट रिब के पीछे जो स्ट्रक्चर, ये सारे स्ट्रक्चर फर्स्ट रिब के पीछे ही पड़े होते हैं, लेकिन जो इनमें से सबसे ज़्यादा जिसका खर्चा है टूटने का, जिसको डैमेज होने का, वो होता है सबक्लेवियन वेन का। ठीक है, तो पहली चीज़ याद रखनी है कि फर्स्ट रिब आपकी क्लेविकल के पीछे होती है, तो क्लेविकल टूटेगी फिर जाके फर्स्ट रिब जाके टूटेगी। ठीक है, अच्छा जी। A 25-year-old child has a history of recurrent Klebsiella infection. Diagnosis is anemia, leukopenia, lymphoma और IgA deficiency. अच्छा, पेशेंट को रिकरेंट इन्फेक्शंस हों, ठीक है, तो हमेशा ये चीज़ देखनी चाहिए कि पेशेंट कहीं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, मीन्स कि उसको कोई इम्यून डेफिशिएंसी तो नहीं है। तो इनमें से इम्यून डेफिशिएंसी, इस ल्यूकोपीनिया, लिम्फोमा, सारी ये भी इम्यूनो डेफिशिएंसी करवा सकते हैं, लेकिन IgA डेफिशिएंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अच्छा, अनीमिया का सिनेरियो आप लोगों को आएगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हिमोलिटिक एनीमिया, B12 फोलिक एसिड एनीमिया के साथ। ठीक है, लिकोपीनिया आप लोगों को एज ए साइड इफेक्ट आएगा मिथोट्रेक्सेट का, एंटी न्यूप्लास्टिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट के तौर पे। ठीक है, लिम्फोमा के साथ आपको लिम्फ नोड्स, फीवर और इस तरह की चीज़ें आएंगी। ठीक है, IgA डेफिशिएंसी के साथ और क्वेश्चन आ सकता होता है आप लोगों को, रिकरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो मैं आप लोगों को साथ साथ जो दूसरी ऑप्शंस बता रहा होता हूँ ना, तो बेसिकली इसी वजह से बता रहा होता हूँ कि दूसरी ऑप्शंस के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं आपको। ठीक है, IgA डेफिशिएंसी हर लेवल इम्तिहान दोगे, आपको पता है IgA कहाँ पे होता है। IgA आपकी म्यूकोजल सर्विसेज के ऊपर होती है, म्यूकोजल सर्विसेज के ऊपर होती है। ठीक है, तो IgA डेफिशिएंसी हो तो उसका सिनेरियो USMLE में और प्लेब्स लैब में ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के तौर पे आता होता है। अच्छा जी, a boy with long lasting bleeding after circumcision signifies फैक्टर 8 डेफिशिएंसी, CBC, बोन मैरो बायोप्सी, फैक्टर 9 डेफिशिएंसी। अच्छा, फैक्टर 9 को हम कहते हैं हीमोफिलिया बी, और फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी को कहते हैं हीमोफिलिया ए। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने के थोड़ी देर बाद ही हम उसकी सर्कमसिजन करवाते होते हैं। ठीक है, आपको पता है सर्कमसिजन होती है बच्चे की, तो सर्कमसिजन पे यूजली हम लोग उसका कोई, यूजली आप लोगों ने जो हाउस के पता होगा, हम लोग यूजली कह देते थे पेरेंट्स को CBC और PTA करवा के लिए। हमें अंदाजा हो जाएगा खून ज़्यादा पतला तो नहीं है, अगर हीमोफिलिया होगा तो APDT रेज्ड होगा। ठीक है, APDT रेज्ड होगा। अच्छा, तो ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने कि जब बच्चा पैदा हुआ है तो उसको क्या होगा, बेसिकली हमने उसका खून देखना, पतला तो नहीं हुआ। वो खून पतला देखने के लिए हम कौन से टेस्ट करवाते हैं, PT और APDT, PT और APDT करवाते हैं। ठीक है, अगर APDT प्रोलॉन्ग है तो हीमोफिलिया बड़ा एक कॉमन डायग्नोसिस होता है, तो फैक्टर 8 करवा लेना चाहिए, फैक्टर 8 करवाना चाहिए उस पेशेंट का। अच्छा, अब मेल फ्रैक्चर इज लेटरल बेलुलस विच मोमेंट्स इज अफेक्टेड। अब लेटरल बेलुलस कहाँ पे होता है, आपकी लोअर लिम्ब के अंदर लेफ्ट साइड के ऊपर।
तो पाँव का बाहर ऐसे की तरफ जाना ई वर्जन कहलाता है, अंदर की तरफ आना इन वर्जन कहलाता है। तो लेटरल मीडियस का डैमेज हो तो पेशेंट की ई वर्जन का इशू होगा, उसको बाहर की तरफ मूवमेंट में डिफिकल्टी होगी। ठीक है, बाहर की तरफ मूवमेंट में डिफिकल्टी होगी। अच्छा, अ मिडिल एज पेशेंट लॉस्ट हिज विजन आफ्टर यूनिलेटरल हेडेक। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो है आप लोगों को। ये वेस्कुलाइटिस के साथ एसोसिएशन है इसकी। ठीक है, वेस्कुलाइटिस कौन सा वाला? वेस्कुलाइटिस हेडेक के साथ एसोसिएटेड है, हेडेक और विजुअल लॉस के साथ टेम्पोरल आर्थराइटिस। टेम्पोरल आर्थराइटिस, इसको हम जॉइंट सेल आर्थराइटिस भी कहते हैं। वेस्कुलाइटिस आप लोगों को याद होंगे कितनी तरह के होते हैं? लार्ज वेजल, मीडियम वेजल और स्मॉल वेजल। ठीक है, तो जो लार्ज वेजल वेस्कुलाइटिस दो होते हैं, जॉइंट सेल आर्थराइटिस और टाकायासु आर्थराइटिस। जॉइंट सेल आर्थराइटिस इस तरह प्रेजेंट करता है, हेडेक के साथ और स्कैल्प टेंडरनेस के साथ। अगर बुजुर्ग आदमी आपको कहे ना मेरे यहाँ पे दर्द है, तो हमेशा उसका ईएसआर करवाते साथ ही उसको स्टीरॉइड्स देने हैं। स्टीरॉइड्स क्यों देने हैं? क्योंकि वो उसको वियो लॉस हो सकता है, तो वियो लॉस की प्रिवेंशन से हमें बचने के लिए पेशेंट को हमेशा फौरी तौर पे स्टीरॉइड्स देने होते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को किसी न किसी फॉर्म में किसी भी हायर एग्जामिनेशन में लाजमी आएगा। जॉइंट सेल आर्थराइटिस का स्कैल्प टेंडरनेस, रेज्ड ईएसआर, बुजुर्ग आदमी। ठीक है, तो आपको स्कैल्प टेंडरनेस मिल गई है ना, तो फौरन पहला आप पूछेंगे तो व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप टू डू टू गिव दी स्टीरॉइड्स। तो स्टीरॉइड्स क्यों देने हैं? बेसिकली टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ विजन, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ विजन। ठीक है। अच्छा, टाकायासु का सवाल आप लोगों को आएगा पल्सलेस डिजीज के साथ, पल्सलेस डिजीज के साथ। मिग्रेन का आपको पता ही है, यूनिलेटेड हेडेक के साथ। और मेनिंजाइटिस का आपको पता है, फीवर, हेडेक और वॉमिटिंग के साथ, नेक स्टिफनेस के साथ। ठीक है। अच्छा, a multiparous woman has difficulty in wound healing. What is the cause? खातून है, उसके अंदर वूंड हील नहीं हो रहा। अब वूंड हीलिंग के लिए हमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहले पेशेंट की प्रोटीन्स चाहिए। ठीक है, वूंड जब हील होता है तो वहाँ पे ढेर सारे प्रोटीन फैक्टर्स आते हैं, फाइबर ब्लास्ट आते हैं, आपके सेल्स आते हैं। तो सेल्स सारे सारे न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहे होते हैं? प्रोटीन से। ठीक है, पेशेंट की शुगर कंट्रोल होनी चाहिए, हीमोग्लोबिन पूरी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ से हो रही होती हैं? आपकी न्यूट्रिशन से। तो मेल न्यूट्रिशन लाजमी तौर पे देखनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें मोस्ट लाइकली आंसर क्या होगा? मेल न्यूट्रिशन। अच्छा, अनीमिया भी एक रीज़न हो सकती है वुंड की डिलेड हीलिंग का। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी मेल न्यूट्रिशन है। इन्फेक्शन भी रीज़न हो सकती है डिलेड वुंड हीलिंग की, कॉपर डेफिशिएंसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं जब पेशेंट की खुराक ही नहीं होगी। ठीक है, अगर इसमें हम लोगों को मल्टीपैस वुमन के साथ सी सेक्शन वगैरह दिया होता ना, तो सेक्शन में इन्फेक्शन का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें ऑप्शन इन्फेक्शन भी हो सकती है कि वुंड ही नहीं हो रहा तो इसमें वुंड का इन्फेक्शन हुआ हुआ है। अच्छा, पीएमडीसी के कई सवाल बड़े अजीब से होते हैं, उनमें बंदे को बाज़ का लग रहा होता है कि सारी ऑप्शन ही ठीक है। इस वजह से ये डिफ़िकल्ट हो जाता है बाज़ औक़ात ना। इसी वजह से ये जो आप पिछले दिन आप लोग देख रहे थे ना एग्नोफ मेथड वगैरह, उसमें यही होता है बेसिकली, एक क्वेश्चन जो सबका ठीक हुआ है और एक क्वेश्चन जो सबका गलत हुआ है। यूजुअली उसको फिर हम लोग जो है ना, वो जो एग्जामिनर्स होते हैं, वो जो सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का, वो निकाल देता है सिस्टम से। ठीक है। अच्छा, पेनलेस लीजन विदाउट एनी सीरम मार्कर इज मोस्ट लाइकली कि सीरम मार्कर कोई नहीं है। सीरम मार्कर तो इनमें से लिम्फोमा का भी हो सकता है, क्रेनियोफारिंजियोमा का भी हो सकता है, स्पेशियस सिस्ट का नहीं होता और हिमेंजियोमा का नहीं होता। इसमें दोनों ऑप्शन जो ठीक है। स्पेशियस सिस्ट का तो कोई सीरम मार्कर नहीं है एज सच। ठीक है, हिमेंजियोमा आपका एसोसिएटेड हो सकता है एचआईवी के साथ। तो एचआईवी हम लोग यानी कि ब्लड टेस्ट इनमें से किसके साथ ब्लड टेस्ट कराया जा सकता है? तो स्पेशियस सिस्ट के साथ कोई ब्लड टेस्ट ये आपका मींस के क्लिनिकल डायग्नोसिस ही होता है स्पेशियस सिस्ट। A patient has an increased tendency to bleed after burn. अच्छा, बर्न हुआ है, अब उसकी आईवी लाइन से खून आ रहा है,
उस पेशेंट को हीमोचूरिया हो रहा है, उसको गम ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो डायग्नोसिस इज DIC। ठीक है, DIC क्या होता है? डिसेबिलिटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। इसके अंदर क्या होता है, आपके सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स यूज्ड अप हो जाते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर यूज्ड हो जाते हैं सारे। तो क्लॉटिंग फैक्टर यूज होने के बाद क्या होगा, पेशेंट के बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स मौजूद नहीं रहेंगे, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे तो पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो DIC का जो सिनेरियो होता है उसके अंदर क्या होगा, PTB प्रोलॉन्ग, APTT भी प्रोलॉन्ग और प्लेटलेट काउंट इसके अंदर डिक्रीज हो जाएंगे। अगर किसी पेशेंट में मेडिसिन सर्जरी के पेशेंट में ये वाला सिनेरियो होना, PT प्रोलॉन्ग, APTT प्रोलॉन्ग और डिक्रीज प्लेटलेट, तो डायग्नोसिस इज DIC। ठीक है, इन्फेक्शन ऑफ ब्लड के अंदर उसको सेप्सिस कहते हैं, TLC का रेस होना उसको लिकोसाइटोसिस कहते हैं, और TLC का कम होना उसको लिकोपीनिया कहते हैं। A patient presents with chronic fever and cervical lymph nodes are adhesive to pulpate। एडहेसिव तो नहीं मीन्स के सारे वो आपस में मेटेड से हैं, तो मेटेड टू पल्पेट आना चाहिए था ज़्यादा फर्स्ट। तो डायग्नोसिस मोस्ट लाइकली क्या होगा इस पेशेंट में, ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा, एक एक ना टॉपिक लिख लें आप, ट्यूबरक्लोसिस, ये आप लोगों ने ट्यूबरक्लोसिस की हर चीज़ पढ़नी है। ठीक है, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे कैसे प्रेजेंट कर सकता है, दिमाग में मेनिंजाइटिस के तौर पे, लंग्स के अंदर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, गर्दन में TB लिम्फ नोड्स, किडनीज के अंदर रीनल ट्यूबरक्लोसिस, पेट के अंदर एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, और TB के टेस्ट्स, इन्वेस्टिगेशंस, स्पुटम फॉर AFP, ESR, चेस्ट एक्सरे, ठीक है, जीन एक्सपर्ट, प्लूरल बायोप्सी, प्लूरल का टेस्ट। ठीक है, TB के ये टेस्ट हो गए। और TB की मेडिसिन मीन्स के आपको TB की फर्स्ट लाइन कौन सी है, सेकंड लाइन कौन सी है। फर्स्ट लाइन मीन्स आइसोनाइजिड, रिफेम्पिसिन, ठीक है, पैराजिनामाइड, ये सारी जो है ना आप लोगों ने लाजमी तौर पे याद करनी है। ठीक है, लाजमी तौर पे याद करनी है। ठीक है, अच्छा, A patient has calf muscle pain relieved on rest, which arteries involved। इसमें आप लोगों को क्या लग रहा है, इस पेशेंट में क्या हुआ है, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन है। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन किस कंडीशन में होती है, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज में। पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज अंडरलाइन काज क्या होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो सारी जो आर्टरीज हैं इनके साथ पेशेंट को लेग पेन हो सकती है, तो स्पेसिफिकली काफ मसल्स की इन्वॉल्वमेंट है तो क्या होगा, पेरोनियल आर्टरी इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, अ पेशेंट हैज कोला कलर्ड यूरिन विद, अच्छा ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके साथ आप लोगों को क्वेश्चन आता होता है, सॉरी मैं एक कॉल अटेंड कर, वालेकुम हुसैन, मैं ना एक क्लास ले रहा हूँ, तो वालेकुम सलाम, एक क्लास ले रहा हूँ, तो मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी। अच्छा, ये पेशेंट हैज कोला कलर्ड यूरिन विद एंटी मलेरियल ड्यू टू, अच्छा मैं ऊपर वाला क्वेश्चन का भी बता रहा था कि एक बीमारी होती है उसको कहते हैं बर्जर्स डिजीज। कैसे प्रेजेंट होती है, इसको कहते हैं थ्रोम्बोनजाइटिस ओब्लिटरेंस, थ्रोम्बोनजाइटिस ओब्लिटरेंस। ठीक है, तो इसकी एसोसिएशन होती है किसके साथ, स्मोकिंग के साथ। तो स्मोकिंग ध्यान में रखिएगा लाजमी तौर पे, स्मोकिंग का सवाल हो और लेग पेन की हिस्ट्री हो, स्मोकिंग का स्मोकर हो पेशेंट और लेग पेन्स हो, तो डायग्नोसिस इज इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, बर्जेस डिजीज, दूसरा नाम इज थ्रोम्बोनजाइटिस ओब्लिटरेंस। तो उसमें विजिट इसी तरह की सिनेरियो होता है कि पेशेंट कहता है मैं चलता हूँ तो मुझे दर्द होता है, रुकता हूँ तो मुझे दर्द खत्म हो जाता है, तो बर्जर डिजीज और स्मोकर पेशेंट। ठीक है, अच्छा जी, पेशेंट हैज कोला कलर यूरिन विद एंटी मलेरियल ड्यू टू, मीन्स के उसका एंटी मलेरियल शुरू हुई है और अब उसके बाद उसको कोला कलर होना शुरू हो गया। तो कोला कलर यूरी किस चीज़ के साथ होता है, हिमोलिसिस के साथ। मलेरिया में इटसेल्फ हिमोलिसिस हो रहा होता है, लेकिन अब चूंकि उन्होंने दवाई दे दी है
तो दवाई के साथ कौन सी एसोसिएशन है, किस इनमें से एक जो G6PD डेफिशिएंसी है, एक दवाई होती है, टिपिकली हम देते हैं प्राइमाक्विन। ठीक है, प्राइमाक्विन जिन पेशेंट्स के अंदर G6PD डेफिशिएंसी होगी उनके अंदर क्या करवाएगी, हेमोलिसिस करवाएगी। ठीक है, जिन पेशेंट्स के अंदर G6PD डेफिशिएंसी होगी उनके अंदर हेमोलिसिस होगा। इस वजह से बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि जब हम पेशेंट को प्राइमाक्विन या ऐसी कुछ दवाई दे रहे होते हैं तो G6PD लेवल्स करवाते हैं। ठीक है, तो हीमोफिलिया का जो सिनेरियो है कैसे आएगा, जॉइंट स्वेलिंग के साथ, जॉइंट्स के अंदर पेन्स के साथ। ठीक है, थैलेसीमिया का क्वेश्चन कैसे आएगा, बोन्स पेन्स के साथ, और पेशेंट को मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स की हिस्ट्री होगी, आयरन ओवरलोड के साथ इसका क्वेश्चन आएगा। रीनल फेलियर का आपको पता ही है। तो इन सब के अंदर किसी के अंदर कोला कलर यूरिन यूजली नहीं होता, कोला कलर यूरिन होता है हेमोलिसिस के साथ। वेट सेल मलेरिया में भी चूँकि हेमोलिसिस हो रही है तो उसमें भी आ सकता है, लेकिन आप उसको चूँकि आपने इसमें दवाइयाँ इसमें दी हुई है, कोई ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद हिस्ट्री दी हुई है, तो ट्रीटमेंट मीन्स के ऐसी दवाई मिली है, उस दवाई का साइड इफेक्ट आप लोगों ने ज़हन में रखना है। ठीक है, तो प्राइमाक्विन उन पेशेंट्स में जिनमें G6PD डेफिशिएंसी होती है उनके अंदर क्या करवा देती है, हेमोलिसिस करवाती है। ठीक है, अच्छा जी, A patient has decreased vision and jaw claudication. Diagnosis is, ये वही पुराना क्वेश्चन है, ये फिर दोबारा रिपीट हुआ है। विद जॉ क्लॉडिकेशन मीन्स पेशेंट कहता है मैं खाना खाता हूँ तो मैं थक जाता हूँ, खाना खाता हूँ तो थक जाता हूँ, तो डायग्नोसिस विल बी जॉइंट सेल आर्थराइटिस। ठीक है, टाकायासु आर्थराइटिस में पल्सलेस डिजीज, मेनिंजाइटिस में फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग और नेक स्टिफनेस। स्ट्रक्स स्ट्रास का सिनेरियो कैसे आएगा आप लोगों को, एस्थमा विद वेस्कुलाइटिस, एस्थमा विद वेस्कुलाइटिस। ठीक है, एस्थमा लाइक फीचर्स हों और वो मोडिलोकास से वर्सन हो जाए तो उसको कहते हैं स्ट्रक्स-स्ट्रास सिंड्रोम। अच्छा, अ पेशेंट विद काफ मसल्स एट्रोफी, तो इन कंडीशंस में किसके अंदर मसल वेस्टिंग होती है, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स के अंदर। ठीक है, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन के फीचर्स आप लोगों को आने चाहिए सबको। क्या क्या होते हैं, टोन डिक्रीज होती है। ठीक है, पेशेंट की रिफ्लेक्सेस डिक्रीज होती हैं। ठीक है, और मसल वेस्टिंग होती है। मसल वेस्टिंग को क्या कहते हैं, एट्रोफी हो जाना। ठीक है, तो एट्रोफी होना, और प्लांटर्स डाउन गोइंग होते हैं। ठीक है, तो लोअर मोटर न्यूरॉन के लिए के अंदर सारी चीज़ें नीचे की तरफ होती हैं, डिक्रीज टोन, डिक्रीज रिफ्लेक्सेस, मसल वेस्टिंग और डाउन गोइंग प्लांटर्स। ये किस चीज़ के फीचर्स हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन के। ठीक है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के अंदर सारी चीज़ें उलट होती हैं। अपर मोटर न्यूरॉन में टोन इंक्रीज होती है, हाइपर रिफ्लेक्सिया होता है, मसल वेस्टिंग नहीं होती, और प्लांटर्स अप गोइंग होते हैं। ठीक है, तो लोअर मोटर और अपर मोटर न्यूरॉन लीजन आप लोगों को लाजमी तौर पे ये इस एरिया, इस जगह पे वीडियो, जब दोबारा आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो को पास करके तो लोअर मोटर न्यूरॉन, अपर मोटर न्यूरॉन के फीचर खुद अपने हाथ से लिखिएगा। ठीक है, ये हम लोग बार बार आपसे पूछेंगे लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन क्या होती है, अपर मोटर न्यूरॉन क्या होती है, उसके क्या फीचर्स होते हैं। A player had ball injury on thigh and later developed heart swelling there. अच्छा, उसको चोट लगी है थाई के ऊपर, थाई के ऊपर उसको क्या हो गया है, मेटाप्लेजिया मीन्स कैंसर डेवलप हो गया, तो मुश्किल बात है। एनाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया ये सारी कैंसर की एक शामिल है। हाइपरप्लेजिया उसको हो सकता है कि उस एरिया पे सेल्स जो है ना वो थोड़े ज़्यादा ग्रो कर जाएँ, तो वो जगह सख्त हो गई है, तो मोस्ट लाइकली वहाँ पे क्या होगा, हाइपरप्लेजिया हो जाएगा थोड़ा सा। मेटाप्लेजिया मीन्स कैंसर डेवलप होना, वो गेंद लगने से कैंसर तो नहीं ना डेवलप होगा। एनाप्लेजिया भी कैंसर डेवलपमेंट होती है, डिस्प्लेजिया भी कैंसर की अर्ली फॉर्म होती है। A pregnant woman has tendency to which hepatitis? बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। मीन्स के उसको हेपेटाइटिस तो कोई भी हो सकता है। अगर वो गंदा पानी पी लेगी तो हेपेटाइटिस ई होगा, ए होगा। अगर उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है तो हेपेटाइटिस बी और सी होंगे। ठीक है, तो लेकिन प्रेगनेंसी के साथ जो एसोसिएटेड है ना वो हेपेटाइटिस ई है। मीन्स के जो हेपेटाइटिस सी अगर प्रेग्नेंट फीमेल को हो तो उसमें इंक्रीज रिस्क होता है उस पेशेंट के फुलमिनेंट में कन्वर्ट होने का। तो फुलमिनेंट में कन्वर्ट होने का रिस्क इंक्रीज होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस सी के साथ एसोसिएशन किस चीज़ की है, हेपेटाइटिस ई की।
A woman can remember past event but not recent one. जो आपकी मेमोरी होती है ना वो हिप्पोकैम्पस ने बनानी होती है, तो हिप्पोकैम्पस की लीजन की वजह से पेशेंट को मेमोरी लॉस होता है। ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब विजन के साथ ताल्लुक होता है, पाइटल का आपकी सेंसेशंस के साथ ताल्लुक होता है। अच्छा, a woman returned from Thailand and has fever with aches but no spots on her body. The diagnosis is थाईलैंड, मलेशिया, पाकिस्तान या कोई अफ्रीकी मुल्क उससे वापस आए और फीवर के साथ, इसको हम कहते हैं फीवर इन ट्रैवलर्स। तो उसकी सबसे इम्पोर्टेंट काज इज मलेरिया। ठीक है, फीवर है और बॉडी एक्स है लेकिन जिसम में कोई निशान नहीं है, तो मलेरिया सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है। टाइफाइड के साथ क्या, टाइफाइड का सिनेरियो कैसे आएगा? एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, इसके साथ यूजली कॉन्स्टिपेशन और एब्डोमिनल पेन के साथ होता है। डिफ्थीरिया, डिफ्थीरिया का आप लोगों को पिक्चर आती होती है, या डिफ्थीरिया का सिनेरियो आता है कि बच्चा है जिसको वैक्सीन नहीं लगी हुई, उसको नेक स्वेलिंग है। ठीक है, और यूटीआई, यूटीआई का आपको पता है उसमें यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे, डिसयूरिया, पोलीयूरिया, बैक एक, ठीक है, हिमाचूरिया, ये सारे यूटीआई के साथ रिलेटेड होंगे। ट्रैवलर्स के अंदर फीवर हो तो क्या चीज़ ध्यान में रखनी है? मलेरिया। ठीक है, अच्छा, a young boy presents with short webbed neck and short stature. Diagnosis is, अगर फीमेल पेशेंट है वेब नेक ना गिव वे डायग्नोसिस है, किस डायग्नोसिस के लिए? टर्नर सिंड्रोम के लिए, 45XO टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी की सबसे इंपॉर्टेंट काज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काज इज टर्नर सिंड्रोम। प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है इन पेशेंट्स का। शॉर्ट नेक, शॉर्ट स्टेचर वेब नेक, शॉर्ट स्टेचर वेब नेक, इस लफ्ज को रट्टा लगा ले, किस चीज़ के फीचर्स हैं? टर्नर सिंड्रोम के। अच्छा, एड्रिनल एसीटीएच स्टिमुलेट्स, इस चीज किस चीज़ को स्टिमुलेट करता है? इनमें से एंड्रोजेंस की प्रोडक्शन को। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टिकल ट्रोपिन हार्मोन जो है वो बेसिकली आपके एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, तो एड्रिनल ग्लैंड से आपके एंड्रोजेंस बन रहे होते हैं। ठीक है, इंसुलिन आपकी पैंक्रियास से बन रही है, प्रोजेस्टेरोन आपकी ओवरीज से आता है और एलएच आपकी पिट्यूटरी से आता है, तो इनका कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि एसीटीएच वहीं से रिलीज हो रहा है जहाँ से एलएच रिलीज हो रहा है। तो एसीटीएच जाके स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल ग्लैंड्स को, एड्रिनल ग्लैंड से आपके एंड्रोजेंस बनेंगे। अच्छा, एक्शंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑन लिवर, तो कैसे काम करेगा ये? बेसिकली जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है हेपेटोटॉक्सिक होता है बेसिकली, तो ये एक्यूट हेपेटाइटिस की बड़ी इंपॉर्टेंट काज है, हेपेटोटॉक्सिक है। तो कैसे काम करता है? ये नेक्रोसिस करवाएगा लिवर सेल्स की। अच्छा, AFP levels are decreased in hemotic fluid in which of the following disease? अल्फा बीटा प्रोटीन का लफ्ज हमने कहाँ पढ़ा था? हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के साथ, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के साथ। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में AFP लेवल इंक्रीज होता है ACC के अंदर, लेकिन जो डाउन सिंड्रोम होता है इसके अंदर AFP लेवल डिक्रीज हो जाता है। अगर आपको याद हो, हमने दूसरे तीसरे टेस्ट के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी, इसको हम कहते हैं क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग। क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग में हम लोगों ने पढ़े थे AFP लेवल, एस्ट्रायोल, इनहिबिन और एक और था मेरे जहन से हम निकल गया, बीटा ICD लेवल्स। ये चार चीज़ें हम लोग करवाते हैं। अगर इन चारों का लेवल डिस्टर्ब हो तो इसका मतलब है कि बच्चे के अंदर कोई कंजेनिटल एनोमली है। तो क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग अगर डिस्टर्ब हो तो हम आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं? अमाइनो सिंथेसिस करवाते हैं। अच्छा, आफ्टर फ्यू वीक्स ऑफ MI a patient has fibrinous pericarditis. ड्रग ऑफ चॉइस विच ऑफ द फॉलोइंग? अच्छा, पेरिकार्डाइटिस है तो ये बेसिकली इन्फ्लेमेटरी कार्डाइटिस होती है। सिनेरियो कैसे आएगा आपको? इसी तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड भी डायग्नोसिस भी दिया हो सकता है और सिम्टम्स भी दी हो सकती है। पेरिकार्डाइटिस कैसे होगा? चेस्ट पेन होगी पेशेंट को, ठीक है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगी पेशेंट को, जो कि फॉरवर्ड बेंडिंग से रिलीज हो जाएगी।
तो प्लूरिटिक चेस्ट पेन, गहरा सांस लेने से भी पेन होगा पेशेंट को। ठीक है, तो चूंकि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, इसमें एंटीबायोटिक्स का रोल नहीं है। तो पहली 3 एंटीबायोटिक्स हैं, अगली एंटी इन्फ्लेमेटरी है, कार्टिकोस्टेरॉइड इसके अंदर देंगे पेशेंट को। ठीक है, आफ्टर डिनर ट्यूबर, आफ्टर रोटाफिक एक्सीडेंट द ब्लड लॉस एंड ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस, डायग्नोसिस इज, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आप सब ने, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने ना इसका आंसर मुझे लास्ट में लिख के देना है, नीचे जवाब इसका लिख के देना है। इसका जवाब मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को हर एक को आना चाहिए। An 8-year-old boy has many cysts in the kidneys. अच्छा, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज इन यंग बॉय। अब पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जो है ना, वो बेसिकली 2 तरह की होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव। जितनी भी डोमिनेंट डिजीज है ना, वो ज़्यादातर ओल्डर एज में जाके होती हैं। ठीक है, बच्चों के अंदर जो डिजीज होती हैं वो यूजली ऑटोसोमल रिसेसिव होती हैं। ठीक है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव होती हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव जो है वो डिजीज़ ज़्यादा सीवियर होती है, ऑटोसोमल डिजीज इज मोर सीवियर। ठीक है, तो ऑटोसोमल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज यंग एज में प्रेजेंट हो तो वो ऑटोसोमल रिसेसिव है, और ओल्डर एज में हो तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ठीक है, एनीमिक पेशेंट नीड्स मोर आयरन अब्जॉर्प्शन बाई, आयरन अब्जॉर्प्शन लफ्ज दिख गया तो डाइटरी आयरन ही देंगे उसको, मीन्स कि अगर आईवी आयरन लगेगा तो डायरेक्ट ब्लड में चला जाएगा, सबक्यूटेनियस आयरन भी डायरेक्ट ब्लड में जा रहा होता है, तो डाइटरी आयरन ही जो है वो ज़्यादा अब्जॉर्ब हो रहा है ना। अच्छा, एंटीडोट फॉर मॉर्फिन इज, मॉर्फिन में पेशेंट को क्या देते हैं, नेलोक्सोन देते हैं। ठीक है, ओपियाइट है तो ओपियाइट्स का जो एंटीडोट है दैट इज नेलोक्सोन। ठीक है, जबकि बेंजोडाइजेपिन जो हैं उनका एंटीडोट कौन सा होता है, फ्लूमेजिनिल। हर बुक के अंदर ना एंटीडोट्स का एक बड़ा खूबसूरत टेबल दिया होता है, एंटीडोट्स। ठीक है, पैरास्टामोल पॉइजनिंग के लिए क्या देते हैं, एनेस्टलसिस्टीन। एस्पिरिन के लिए क्या देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रोटामीन सल्फेट किस चीज़ का होता है, हेपरिन का। रेनिटिडीन के लिए क्या देते हैं, इसके लिए कोई ख़ास एंटीडोट नहीं है। ठीक है, तो नैलोक्सोन किस चीज़ का एंटीडोट है, ओपिएट्स का। इसको दोबारा मैं बताऊँ, एस्पिरिन के लिए क्या देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रोटामीन किस चीज़ का एंटीडोट है, हेपरिन का। ठीक है, और रेनिटिडीन के लिए कोई ख़ास चीज़ नहीं देते। ठीक है, तो एंटीडोट्स का ना एक बड़ा खूबसूरत टेबल तकरीबन हर बुक में बना होता है, वो आप लाजमी तौर पे उसको रटा लगा के जाइएगा। ठीक है, अच्छा, एस्पिरिन ओवरडोज इज मैनेज्ड बाई, एस्पिरिन के लिए हम लोग बेसिकली जो पेशेंट को सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं। एस्पिरिन एसिडिक होती है तो यूरिनल अल्कलाइनाइजेशन करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट दे के। ठीक है, अच्छा जी, एटिलेक्सिस काजेस, एटिलेक्सिस से पेशेंट को क्या होगा, डेड स्पेस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एटिलेक्सिस से क्या मुराद है कि आपकी जो एल्वुलाई हैं वो बंद हो गई हैं। आपको अल्लाह ताला ने एक एल्वुलाई दी हैं और एल्वुलाई के गिर्द ब्लड वेजल्स दी हैं। इन दोनों के दरमियान बेसिकली क्या चीज़ हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, अगर आपके एल्वुलाई ना हो तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं, अगर आपकी ब्लड वेजल्स ना हो तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। तो उसको हम कहते हैं वेस्टेड वेंटिलेशन या वेस्टेड परफ्यूजन, यानी एल्वुलाई नहीं है, एयर ही नहीं है, तो उसको कहते हैं वेस्टेड वेंटिलेशन। ठीक है, अगर आपके ब्लड वेजल्स ही नहीं है तो उसको कहेंगे वेस्टेड परफ्यूजन। तो वो एरिया जहाँ पे इनमें से कोई एक चीज़ ना हो उसको हम कहते हैं डेड स्पेस। ठीक है, डेड स्पेस वो वाला एरिया जहाँ पे आपकी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं हो रहा, उसको हम कहते हैं डेड स्पेस। डेड स्पेस 2 तरह की होती है, एक होती है फिजियोलॉजिकल, एक होती है पैथोलॉजिकल।
फिजियोलॉजिकल मीन्स आपकी ट्रेकिया है, यहाँ पे किसी किस्म का गैसीय एक्सचेंज नहीं होता, लेकिन एयर तो है ना, तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है। और पैथोलॉजिकल मीन्स वो एरिया जहाँ पे नमूनिया हो गया है, जहाँ पे प्रोलिफरेशन आ गई है, जहाँ पे आपका कोलैप्स हो गया, कोलैप्स को हम एटिलेक्टेसिस भी कहते हैं, पिछले को एटिलेक्टेसिस भी कहते हैं। तो वहाँ पे एल्वुलाई गायब हो गए हैं, वहाँ पे प्रोफिजन तो होगी लेकिन एयर नहीं होगी, ठीक है, तो इसमें डेड स्पेस इंक्रीज हो जाएगी। क्या? अच्छा जी, अभी के लिए इतना काफ़ी है। आप लोगों को क्वेश्चन है तो वो मैसेज कर लें। और मैं अपने घर पे हूँ। चलिए ठीक है, इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप इसको ना दोबारा एक दफ़ा देखिएगा, दोहराइएगा। अच्छा, एंड गॉफ मेथड बेसिकली सिर्फ इसमें अब बहुत ज़्यादा आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बेसिकली होता यही है कि जो क्वेश्चंस जिनको हम लोग देखते हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम अगर अगर होता है आपका, वो वाले क्वेश्चन जिस सबके ठीक हो रहे हैं, ये जो क्वेश्चन जो सबके गलत हो रहे हैं, तो उनको फिर मार्किंग से निकाल देते हैं, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर ये होता है कि वो वाला क्वेश्चन जो बहुत मुश्किल है, उसके मार्क्स थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, और एक क्वेश्चन जो सबका ठीक हो रहा है उसके मार्क्स थोड़ा कम हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ अपना ना पढ़ें बस, मेनली। चलो भाइयों, थैंक यू, मैं निकलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।